चलिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे चैप्टर 12 है ना। तो यहाँ पे क्या है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो ये जो है सिंथेसिस का मतलब आप सभी लोग जानिए, सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो जब दो या दो सेंटेंस, दो से अधिक, तीन, चार, कितने भी हो सकते हैं, जब उनको आप जोड़ते हैं तो वही सिंथेसिस कहलाता है। अब जिस रूल्स के द्वारा जोड़ते हैं, कुछ रूल्स का हमें यूज करना पड़ता है जोड़ने के लिए। अब एक बात ध्यान दें कि सेंटेंसेस को जोड़ते कितने प्रकार। तो एक, ये आप लोग की तरफ, एक सेकंड, चलिए अब आप लोग बोल पाएंगे, बोलिएगा, मैसेज कर पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, अब ध्यान दें, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम ये देखते हैं कि कैसे दो या दो से अधिक सेंटेंस को आप कंबाइन करें एक सिंगल सेंटेंस में। अब ये सिंगल सेंटेंस कोई भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो अब क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं। तो अब क्या होगा कि वही चीजें आप जो आपने अब तक रूल पढ़े हैं, उन सारे रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, और सिंपल में आपको इनके कोई भी रूल नहीं लगाने पड़ेंगे, इनके कोई कंजंक्शन यूज नहीं करने, इसका अपना तरीका है। तो सबसे पहले हम इस तरीके को सीखते हैं कि भैया कैसे एक सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, इसके तरीके को हमें सीखना है। बाकी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हम पहले ही सीख चुके हैं, जब करेंगे तो फिर उसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि कैसे जो है आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को वन में बदलेंगे। तो देखिए जी, द फॉलोइंग आर द चीफ वेज ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन, एक सिंपल में बदलने का। सबसे पहला जो तरीका है वो है बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। आप एक पार्टिसिपल का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को एक में आप बदल सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है आपका, देखिए एग्जांपल है बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल आप लोग को बहुत पहले बताया जा चुका है कि पार्टिसिपल क्या होता है जी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम पार्टिसिपल बोलते हैं, लेकिन फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर वर्ब के आईएनजी फॉर्म को तो हम जिरंड भी बोलते हैं। अब एक बात ध्यान देना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब किस तरह काम करे, जिरंड जब होगा तो जिरंड के केस में वो नाउन हो जाएगा। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है, नाउन की तरह काम ना करे, उस केस में वो पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि ये जो पार्टिसिपल है, हम स्पेशली प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीन पार्टिसिपल है। अब आपको हम थोड़ा सा एक यूज और बता रहे हैं कि जो पार्टिसिपल होते हैं उसमें दो पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। बहुत जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। पार्टिसिपल जो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट, ठीक है, और एक परफेक्ट। इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ये जो प्रेजेंट वाला होता है इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और ये जो परफेक्ट वाला है इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी को क्लियर है ना, सभी को दिख रहा है कि नहीं, इतनी बात सभी को क्लियर है। पार्टिसिपल के तीन प्रकार, जिसमें प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट, ये तीन होते हैं। तो हम पहले प्रेजेंट और परफेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान दें कि एक्शन के आधार पे, एक सेकेंड, कुछ दिक्कत हो गई है क्या, एक सेकेंड रुक जाना भाई, एक लोग टाइप कर सकते, टाइप तो कर सकते हैं भाई। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ चाहिए, ग्रुप का मैसेज आ गया, सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दें कि जब आप पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं तो पार्टिसिपल में हम मुख्य रूप से दो पार्टिसिपल पर भी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये जो प्रेजेंट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें दो अंतर आपको समझना एक्शन के आधार पर। एक्शन के आधार पर क्या अंतर है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसमें जब दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है, अगर उन एक्शन के बीच में गैप ना हो तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, और जब उन एक्शन के बीच में गैप हो तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल।
जैसे मैंने कहा कि शेर को देखते ही हिरन भागा, तो क्या वो शेर को देखेगा हिरन फिर तेजी से भागेगा, तुरंत भागेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब एक काम हो और उसके तुरंत बाद दूसरा काम हो, आपको पता ही न चले कि कब पहला काम एंड हुआ और दूसरा कब शुरू हुआ, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसा लगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाना कठिन हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, एक के तुरंत बाद दूसरा शुरू। तो शेर को देख के हिरन भाग गया, तो यानी उसने शेर को देखा और भाग गया, तो सीइंग द लायन द डियर रैन अवे। ठीक है, ये तो ये हुआ। अब जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, यहाँ क्या होता है जी, यहाँ पे जो एक्शन है ना, एक्शन के बीच में गैप होता है। जैसे सपोज करिए कि मैं ये बोलूं कि टेलीविजन देख के टुनटुन सो गया, टेलीविजन देखकर टुनटुन सो गया, तो आपने ये बोला कि टुनटुन, ठीक है, सा टीवी, उसने टेलीविजन देखा, और फिर टुनटुन स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, वो सो गया। ये दो अलग अलग सेंटेंस है, इनको जोड़ना है। तो आप ये बताओ कि क्या इस बात की गारंटी कि टुनटुन ने टेलीविजन जैसे देखा वैसे सो गया, कि कुछ समय लिया होगा सोने में? क्या करोगे आप, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखोगे कि परफेक्ट में रखोगे? तो बात समझना, टुनटुन ने टीवी देखा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि टीवी देख के वो तुरंत सो गया। अरे हो सकता है टीवी देखा हो, फिर उसके बाद और भी कुछ काम किया, और जिस चीज में आपको क्लैरिटी ना हो, उस वाली कंडीशन में आपको हैविंग का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी आपका क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि टुनटुन हैविंग वॉच्ड टीवी, टुनटुन हैविंग वॉच्ड टीवी, फिर कॉमा लगाएंगे, ही, अरे ठीक है, स्लेप डाउन, या हैविंग वॉच्ड टीवी कॉमा टुनटुन स्लेप्ट डाउन। तो ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में बीइंग की बजाय क्या हो जाएगा, हैविंग से होगा, बस, और कोई अंतर नहीं है। तो जब गैप डिफरेंस ज्यादा होगा टाइम का, तो आप बीइंग की बजाय हैविंग का प्रयोग करेंगे, बस, और कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल। तो ये सिचुएशन है। ठीक है, तो आई होप कि ये आप अब समझ चुके होंगे। आई होप, बताइए आप लोग, क्या सभी को समझ में आ गया कि बेसिक डिफरेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बीच में जो है, ये चीज हो गया। अब जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये क्या है? पार्टिसिपल तो लग रहा है यही आपको खत्म कर लोगे। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, जब भी एक्शन इस तरह से हो कि अब हो रहा है और फिर एक्शन एंड हो रहा है, यानी जब एक्शन होते होते एक्शन जो है अपनी कंप्लीट होने की कगार पे आ जाए, अब उससे ज्यादा एक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसे बोलते हैं पास्ट पार्ट। जैसे आपने कहा उंडेड काउ, तो उंडेड काउ का मतलब क्या हुआ जी, उंडेड काउ का मतलब कि अब जो प्रक्रिया है उंड होने की, वो खत्म हो गई है। कोई भी व्यक्ति उंड हो रहा था, उंड हो रहा था, उंड होते होते वो खत्म हो गया। जैसे आपने बोला टायर्ड पर्सन, तो इसका मतलब जो टायरिंग का प्रोसेस है ना, वो खत्म हो गया। अब जितना थकना था वो थक गया, टायर्ड पर्सन। तो यानी जब आप एक बड़े लेवल पे इस बात को समझे, थोड़ा वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके, थर्ड फॉर्म तो आप जानते हो, लेकिन सारे थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल नहीं हो सकते, ये भी समझना है। तो पास्ट पार्टिसिपल वही होगा जहां पे आपको ये मीनिंग समझ में आए कि भैया काम करते करते अब ये काम एकदम अपने सैचुरेशन की स्थिति में आ गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो वो है आपका। ठीक है, तो आप बोलते हैं उंडेड सोल्जर्स, उंडेड काउ, टायर्ड मैन। ठीक है, तो ये सब आपके पास्ट पार्टिसिपल में। स्टोलन, अगर आपने बोला कि स्टोलन पर्स, तो स्टोलन में अब इससे ज्यादा कुछ स्टोल करोगे, भैया स्टोल होने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो जब एडजेक्टिव वर्ब के रूप में ऐसे आए कि वो किसी एक्शन को कंप्लीट दिखाए, लर्नेड मैन, यानी लर्न करने की प्रक्रिया खत्म हो गई, लर्नेड हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये है, तो जैसे आप देखो एक एग्जांपल है, ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, वह कूदा, वह भाग गया। तो ऐसा नहीं कि कूदा तो 2 घंटे इंतजार करेगा तब भागेगा, तुरंत भागेगा। जंपिंग अप, ही रैन अवे। ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट, यानी वो खेलते खेलते थक गया था और वो रेस्ट करने लगा। तो अब क्या हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है कि थक गया तो थकने के बाद रेस्ट ही करेगा। तो बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट। तो ये आपके दोनों एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हैं। हाँ, और ये वाले में जो है इसने पास्ट का भी यूज कर लिया, टायर्ड ऑफ प्ले, यानी जितना थकना था वो थक चुका था, तो जो थक जाएगा रेस्ट करेगा। तो ये है, ठीक है।
अगर आप एक सेंटेंस में बोलूं कि आई फाउंड अ पर्स इट वाज स्टोलन, तो क्या बनेगा जी? आई फाउंड अ पर्स इट वाज स्टोलन, तो कोई बना के बताएगा भाई इसका क्या बनेगा? एनीवन फास्ट? आई फाउंड अ पर्स इट वाज स्टोलन। उन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कैसे बनाएंगे? आई फाउंड अ स्टोलन पर्स, ठीक है? आई फाउंड द स्टोलन पर्स भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए और रिप्लाई करने में बिल्कुल काम कराइए, तभी मामला बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने इस तरह से पार्टिसिपल देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप में। बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है? नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन तो आप ऐसे भी नाउन क्लास में देख चुके हैं। तो फ्रेज इन अपोजिशन में क्या होता है आपको पता है कि जब एक कोई नाउन जो है और दूसरा उसकी क्वालिटी बताता है तो कॉमा लगा के उसके बारे में आप बता दें। जैसे आपने कहा अब्राहम लिंकन इज अ ग्रेट पर्सन। अब्राहम लिंकन इज द प्राइम वो प्रेसिडेंट ऑफ वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो आपने बोला कि अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अ ग्रेट पर्सन, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? तो ये इस तरह से बनता है। अब आगे यहाँ ध्यान दे इसका एग्जाम्पल। दिस इज माई फ्रेंड, ही इज हिज नेम इज रमा, या राम। तो दिस इज माई फ्रेंड राम, आपने कॉमा लगा, दिस इज माई फ्रेंड, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, ये इसी में ऐड हो गया। तो ये आपका पोजीशन का प्रयोग किया जा रहा है कि फ्रेंड के बाद आपने उसमें ऐड कर दिया। इसका ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं है, इसके बाद ध्यान दें। आप पोजीशन में अक्सर कामा लगा के चीजों को क्लैरिफाई किया है। जैसे आपने बोला कि आई स्पेंड 2 days इन कॉक्स बाजार, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट्स इन बांग्लादेश। ये दो बातें हैं, अब आपको बताना है। तो आपने ये बोला कि आई स्पेंड 2 days इन कॉक्स बाजार। अब ये कॉक्स बाजार क्या है, इसके बारे में आपने कॉमा लगा के बता दिया। क्या हुआ जी? वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट्स इन बांग्लादेश। ये एकदम बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। आगे जी तीसरा एग्जाम्पल, दिस टाउन वाज वंस अ प्रॉस्पेरस सी पोर्ट, इट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस, ठीक है? तो अब आपने क्या बोला? दिस टाउन, अब इसकी विशेषता क्या है? वंस अ प्रॉस्पेरस सी पोर्ट, तो ये इसी में हो गया, इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस, इस तरह बन गया। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, एक जो नाउन है उसके साथ कोई कैरेक्टरिस्टिक अटैच है उसको आप अटैच कर दो, कॉमा लगाओ, और फिर उसके बाद दूसरे सेंटेंस के वर्ब के साथ उसको एंड कर। तो ये है, तो नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन, आई होप कि सभी को क्लियर होगा, बहुत आसानी से करेंगे आप। अब आगे बढ़ो। तीसरा, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद अ नाउन और जिरंड, एक प्रीपोजिशन को यूज करना नाउन या जिरंड के साथ। प्रीपोजिशन का यूज भी करके हम कर लेते हैं। जैसे जैसे आपने बोला द मून रोज देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड, ठीक है? यानी मून उगा और उसकी जर्नी एंड नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, यानी इसका मतलब जो है द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी। यानी कुछ लोग जर्नी पे गए थे, उससे पहले ही मून उठ गया, यानी मून आ गया, ये कह लीजिए, ठीक है? तो अब क्या हो गया? द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी, ठीक है? ये हो गया। दूसरा क्या है जी? ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, he has still he still hopes to succeed। तो अब ये क्या हो जाएगा? स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स, देखिए ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो गया? इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स ही होप्स टू सक्सीड। बस आपको चीजों को समझना है और उससे कनेक्ट, उसी की तरह मीनिंग पे कनेक्ट करना है। अक्सर जो इस तरह के जो ये वाले सेंटेंस है जहां प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, उसमें आप दो का यूज करते हैं। एक तो इन स्पाइट ऑफ है, ये बहुत फेमस है, देखिए ये वाला। और दूसरा एक ये है कि ऑन, ठीक है? फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है? ये वाला। तो एक एग्जांपल यहाँ, हर हस्बैंड डाइड, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। शी हर्ड द न्यूज शी फेंटेड, देखो तीन सेंटेंस, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसने न्यूज सुनी और वो फेंट हो गई। तो अब इसको एक साथ बना दो, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, यानी उसके हस्बैंड के डेथ की न्यूज पर क्या हो गया? सुनकर सी फेंटेड। ये बहुत आसान है, ये तीन तीन सेंटेंस ऐसे दिया रहेगा, आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? तो ये वाला दो ही स्ट्रक्चर इसमें अक्सर बहुत फेमस से आता है, इन स्पाइट ऑफ और ऑन प्लस वर्ब की है। ये आपको रेडी रहना है एकदम कंफर्मली, ये आए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़िए। जैसे आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना,
वो कह रहा भैया ग्रामर में कुछ भी करके आओ। अब आपके एग्जाम में क्या कर देगा, ये कर देगा कि एक दो छोटे छोटे सेंटेंस दे देगा और कहेगा ये बताओ जी इसका सिंपल सेंटेंस करेक्ट वाला इसमें से कौन है, और अलग अलग स्ट्रक्चर बना देगा। आपको बस उसको ध्यान से देखना है और फिर करना है। बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज, ये बहुत अच्छा है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज, ये जो कंस्ट्रक्शन होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, मैंने पहले बोला कि अगर आपको लगे कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट होने का मतलब वो स्वतंत्र है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना है। जैसे आप बोलते हैं कि आई सा द लाइन आई रैन, तो इसका मतलब कि आई का कनेक्शन, जो आई सब्जेक्ट है इसका लायन से है, इसने लायन को देखा और वो भाग गया। ठीक है, तो यानी ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, और दोनों में जो है कनेक्शन है। जो लायन है वो अकेले सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, तो ये कनेक्शन इसमें है। लेकिन जब एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट के केस में जो दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, दोनों वाले में, दोनों एक्शन का, उसमें सब्जेक्ट एकदम अलग होता है, एकदम एब्सोल्यूट होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, और ये नॉमिनेटिव क्यों है? नॉमिनेटिव का मतलब कि वो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, यानी जो सब्जेक्ट, ठीक है, अपने आप में स्वतंत्र होता है वही नॉमिनेटिव कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल, द सोल्जर अराइव्ड द मार्क डिस्पार्ड, तो यहाँ पे ध्यान दे। तो अभी तक जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आई सा द लायन, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आई रैन अवे, तो इन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही पर्सन है। ठीक है, लेकिन जब इस सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं द सोल्जर अराइव्ड, ये सब्जेक्ट एक वन सोल्जर हो गया, और द मार्क डिस्पार्ड सब्जेक्ट टू हो गया मार्क। तो जब सब्जेक्ट आपके दो अलग अलग, तो इसका मतलब जो पहले वाला सेंटेंस होगा वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, एक एग्जांपल आप लोग को याद होगा, आप लोग पढ़ते थे कि द स्कूल बीइंग क्लोज्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, और वेंट देयर या वेंट बैक देयर होम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो सब्जेक्ट आपका स्कूल हो गया और दूसरा क्या हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करेंगे जी, वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दें, द स्टूडेंट द सोल्जर्स अराइव्ड द मॉब डिस्पार्ड। अब इसमें ध्यान दीजिए कि बीइंग वाला रिलेशन है कि हैविंग वाला, तो ये रूल सेम रहेगा। बीइंग का मतलब कि जब दो एक्शन के बीच में गैप कम, और हैविंग का मतलब क्या हुआ जी, जब दो एक्शन के बीच में गैप ज्यादा। बस ये ध्यान रखना। तो आप कहोगे सर बीइंग कहाँ करते हैं, हैविंग कहाँ करते हैं, सारा रूल वही है, बस सब्जेक्ट के बगल में बीइंग या हैविंग, सेम पार्टिसिपल का रूल है। तो अब यहाँ ध्यान दो, द सोल्जर हैविंग अराइव्ड द मॉब डिस्पर्ड, ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सोल्जर्स के आने से क्या तुरंत मॉब भाग जाएगी, नहीं भागेगी। यानी सोल्जर आएंगे, पहले प्रयास करेंगे भैया मान जाओ, लोग नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा, आंसू फायर करेंगे, ठीक है, और तरह तरह से चीजें करेंगे, तब लोग भागेंगे। तो ये तुरंत नहीं, इसलिए हैविंग का यूज किया गया है। बिल्कुल, कारण कार्य का संबंध, बिल्कुल संबंध है। ठीक है, आगे ध्यान दें अगला सेंटेंस। ठीक है, कोई भी जो एक्शन है अगर वो तुरंत तुरंत हो रहा है, ठीक है, तो आप वहां बीइंग का प्रयोग करिए। सिंपल वे में समझ लीजिए, जब वो एक्शन में गैप हो तो आप हैविंग का करिए। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, बीइंग वाले भी आते हैं ना, तो बीइंग वाले कैसे समझेंगे। अब यहाँ ध्यान दें, द टाउन वाज इनक्लोज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग वॉल, द एनिमी वाज अनेबल टू कैप्चर इट। ठीक है, तो टाउन हैविंग बीन, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग वॉल, द एनिमी वाज अनेबल टू कैप्चर। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखें आप लोग, तो ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में आप जो है आसानी से बीइंग या हैविंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब यही हुआ कि जो आपका सब्जेक्ट है पहले वाले एक्शन का, पहले वाले जो सेंटेंस, ठीक है, वो अलग है, सेपरेट है। ठीक है, ये है, और वो जो है अपनी मीनिंग के लिए किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं है। यही वजह है कि ये जो है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और इस तरह के आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, आपके टीजीटी एग्जाम में भी आ चुके हैं ऐसे स्ट्रक्चर, तो बस आपको रेडी रहना है उसका जवाब देने के लिए। आगे ध्यान दें।
यस, अगर हैविंग बीन होगा, अगर आप जब आप पढ़ेंगे ना, देखो हैविंग बीन का मतलब पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो टाउन हैविंग बीन इनक्लोज्ड बाय, ठीक है, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो जहाँ सेंटेंस में जैसी मीनिंग होगी उस हिसाब से करेंगे, ये कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दें, अब बाय यूजिंग एन इन्फिनिटी, ये वाला आप बहुत पहले भी कर चुके हैं, उसको समझना ध्यान से। जैसे आपने बोला आई हैव सम ड्यूटीज, आई मस्ट परफॉर्म देम, तो ड्यूटीज है इसको परफॉर्म करना है, तो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। इसी तरह वी मस्ट फिनिश द एक्सरसाइज, देयर आर स्टिल 3 सेंटेंसेस, इसका मतलब वी हैव स्टिल 3 सेंटेंसेस ऑफ द एक्सरसाइज टू फिनिश, तो ये अच्छा है। तो कई बार क्या होगा, आपको शुरू से करना पड़ेगा, जैसे ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा समझदारी के साथ करना है, पहला वाला बहुत आसान था। आपको ध्यान देना है कि आप किस प्रकार से करें कि मीनिंग वही निकले, और कहाँ पे किसको तोड़ना है वो करना है, वो तो पढ़ने के बाद ही समझ में आए। आगे ध्यान दे, तीसरा, ही वांटेड टू, he wanted to educate his son, वो अपने सन को एडुकेट करना चाहता था, he sent him to यूरोप, इसलिए उसने उसे यूरोप भेजा। तो अब क्या होगा, he sent his son, देखो हिम की जगह पे सन हो गया, he sent his son to यूरोप, ठीक है, किस लिए भैया, टू बी एडुकेटेड, ठीक है बस। ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन, तो अब देखो ही इज वेरी और ही कैन नॉट, जब ये स्ट्रक्चर आ जाए, वेरी वाला आ जाए, और कैन नॉट वाला आ जाए, तो फिर यहाँ वेरी की जगह पे टू लगा दो, और यहाँ पे जहाँ पे कैन नॉट है वहां टू कर दो बस। तो ही इज टू फैट टू रन, ठीक है, तो ये है। तो ये सारे तरीके हैं कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को आप एक सिंपल सेंटेंस में बदलें। नेक्स्ट ध्यान दें, बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का भी यूज करके आप कर सकते हैं, जैसे ही डिजर्व्ड टू सक्सीड, ही फेल्ड, तो ही फेल्ड, ठीक है, अनडिजर्वडली, तो ये हो गया, ठीक है, उसे मतलब जो है सक्सीड मतलब सफलता, सफल प्राप्त करने का वह बिल्कुल डिजर्व करता था, लेकिन फेल हो गया, तो ही फेल्ड अनडिजर्वडली, ठीक है। ठीक है, तो ये तरीका, बी एजुकेटेड मीन्स कहाँ है, अच्छा चलो अभी देखते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए जी, द सनसेट, द बॉयज हैड नॉट फिनिश द गेम, तो यहाँ सिंपल है, द बॉयज हैड नॉट फिनिश द गेम, ठीक है, बाई सन। तो ये देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में जो अनरिजर्वडली है, ये क्या है जी, ये एडवर्ब है, ठीक है, और ये यहाँ पे बाई सनसेट, ये एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों तरीके से जो है ये सही है। अब आगे ध्यान दीजिए, सेवरल ऑफ दीज, अच्छा ये टू बी एजुकेटेड पूछ रहे हैं, टू बी एजुकेटेड का मतलब पढ़ाया जाना, इसमें क्या है जी, एक मिनट, गुलाब जी, ठीक है, देखो ये पैसिव वाइज स्ट्रक्चर है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ही वांटेड टू एडुकेट हिज सन, वो अपने सन को पढ़ाना चाहते थे, ही सेंट हिम टू यूरोप, तो जब यूरोप भेज दिए तो इसका मतलब कि पढ़ाने का काम तो कोई और करेगा ना, तो इसीलिए ही सेंट हिज सन टू टू एजुकेट मी, अब तो वहां भेज दिए, तो टू बी एजुकेटेड, एकदम करेक्ट है ये, पैसिव वाइज स्ट्रक्चर। अब आगे ध्यान दें, ये वाला ध्यान दें कि जब कई सेंटेंसेस को भी कैसे, सेवरल ऑफ दीज मेथड्स में भी कंबाइंड इनटू वन सेंटेंस, ये भी ध्यान दो, मतलब ऐसा नहीं कि भैया जब एक रूल है तो उस रूल से हमेशा जो है कई सेंटेंस को फिक्स हो गया कि नहीं नहीं भैया ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यही रूल लगाएंगे, हाँ, अगर 3 सेंटेंस आ गए तब क्या करोगे जी, तो क्या एक ही रूल लगा दोगे, तो ऐसा नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं कि जब दो से ज्यादा सेंटेंस होंगे तो ऐसी कंडीशन में आप ये जो ऊपर 6 रूल पढ़ रहे हैं, 5 रूल, उन पांचों रूल में से दो दो रूल भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड, सूर्य उगा, जो फॉग है कोहरा वो डिसअपियर हो गया, द जनरल डिटरमाइंड टू डिले नो लॉन्गर, जनरल ने डिसाइड किया कि भैया अब नहीं रुकना है,
ही गेव ऑर्डर टू एडवांस, उसने ऑर्डर दिया कि भैया आगे बढ़ो सोल्जर्स। 4 सेंटेंस है, अब ध्यान दो। एट सनराइज द फॉग हैविंग dispersed, the general determined to delay no longer, ठीक है, gave the order to advance। तो यहाँ पे इन्होंने कई तरीके से, जैसे आपको पता है द फॉग हैविंग dispersed, ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, जल्दी से आपको मैसेज डालेंगे, द फॉग हैविंग dispersed, the general determined to delay no longer gave the order to advance। कोई बता सकता है कि द फॉग dispersed द जर्नल, ठीक है, गिव द ऑर्डर टू एडवांस, यहाँ पे कौन सा, बताइए कौन सा, ऊपर के जितने टाइप आपने पढ़े हैं तो इसमें यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ है, कैन एनीवन गिव द आंसर फास्ट, कौन सा रूल यूज हुआ है भाई, बोलना पड़ेगा आप लोग को, मैसेज डालना पड़ेगा भाई, कौन सा यूज हुआ है, फॉग हैविंग डिस्पर्स्ड द जर्नल, इसके बाद जो सेंटेंस है उसको छोड़िए, बस ये बताइए कि भैया द फॉग हैविंग डिस्पर्स्ड और उसके बाद, बिल्कुल नंदिनी एकदम सही बता रही है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, तो ये बहुत अच्छा। अब एक चीज और मुझे बताओ, द जनरल डिटरमाइंड टू डिले नो लॉन्गर गेव द ऑर्डर टू एडवांस, क्या यहाँ पे कोई दूसरा पैटर्न यूज हुआ है, एनीवन, क्या कोई बता सकता है कि कोई यहाँ दूसरा पैटर्न यूज हुआ है? अच्छा नहीं नंदिनी, आप थोड़ा यहाँ गलत हैं, बेहतर होगा कि आप परफेक्ट की जगह क्या बोले हैं, परफेक्ट की जगह देखिए फॉग, यहाँ पे सब्जेक्ट दूसरा है, जर्नल का सब्जेक्ट दूसरा है, कोई और बताएगा कि और क्या तरीका हो सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि जब दोनों में सेंटेंस अलग अलग हो, नहीं नहीं, अरे भाई अभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बताया ना, राजकुमार जी एकदम सही है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अभी बताया, अभी भूल रहे हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बताया ना, कि जब आपको क्या हो, जब आपको दो एक्शन अलग अलग दिखाई दे, उसमें सब्जेक्ट दोनों के अलग है, तो ऐसी केस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट के पास हैविंग या बीइंग का प्रयोग करते हैं। ये है, अब सही है दिव्या, जितने भी लोग नॉमिनेटिव बोल रहे हैं आप सही है, लेकिन थोड़ा इसको और, अब यहाँ पे दो का प्रयोग, अब यहाँ पे बताइए डिटरमाइन टू डिले, ठीक है, नो लॉन्गर गेव द ऑर्डर टू, तो यहाँ ध्यान दो, फिर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, द जर्नल, तो जर्नल के बाद इसकी विशेषता क्या है, डिटरमाइन टू डिले नो लॉन्गर, यानी ये प्रयोग किसका किया जा रहा है, एक्चुअली ये ऑलरेडी डिटरमाइंड है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल उस तरह से नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं, बल्कि बेहतर होगा कि आप ये बताइए, जर्नल के बाद कॉमा लगाया गया, कॉमा लगा के जो जानकारी दी जाती है वो किसमें दी जाती है, केस इन अ पोजीशन, ठीक है, तो केस इन अ पोजीशन है, केस आर फ्रेज इन अ पोजीशन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, तो सारी चीजें ध्यान देना है आप लोग को। भाई जर्नल के बाद क्या हुआ, जर्नल की इस समय विशेषता क्या है, डिटरमाइन टू डिले नो लॉन्गर, तो ये जो पूरा है डिटरमाइन टू डिले नो लॉन्गर, ये अपोजिशन है। अब उसके बाद से अगर आप इसको, अगर आपको समझना है अपोजिशन है कि नहीं, तो उतने को ब्रैकेट में कर लो, सेंटेंस को पढ़ो, जर्नल गिव द ऑर्डर टू एडवांस, एकदम सही है, करेक्ट है, तो यानी दो चीज ये अपोजिशन में होता है, उसको ब्रैकेट में कर लोगे तभी मीनिंग पूरी पूरी निकलती है, ये अंतर होता है, तो उसको, ये अपोजिशन बस एक्स्ट्रा जानकारी देने का काम करता है। बिल्कुल, तो अब मेरे ख्याल से सारे लोग समझ चुके होंगे, अब आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करते हैं और बाकी कल करेंगे, क्योंकि बहुत थक गए हैं हम, और बहुत सी चीजें बात होती रही, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों से कोई ये बात नहीं होगी, पहले पढ़ाई, तो आप लोग सच बताइए ईमानदारी से, जितना बताएं एकदम समझ में आ गया अच्छे से, अभी तक जितने भी प्रकार से हमने सिंपल सेंटेंस बताया जोड़ने को, वो समझ में आ गया, ठीक है, आपने अब जल्दी से कुछ तो एग्जाम्पल करिए, फिर और देखेंगे कल। ही हर्ट हिज फुट, ठीक है, ही स्टॉप्ड, ही स्टॉप, ओके, उसने अपने हर्ट को, भाई फुट को क्या किया, हर्ट किया, और फिर उसके बाद वह रुक गया, क्या होगा, कैन एनीवन टेल, बोलिए जी फास्ट, ओके, अच्छा, हर्टिंग हिज फुट, ही स्टॉप, ओके,
ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको रिवीजन का समय मिल जाएगा बस। ओके, ठीक है, दिन का ज्यादा नहीं कराएंगे, बस 2-4 कर रहे हैं ताकि आप कल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो जो रूल बताया गया है। जैसे द थीप, यहाँ पे ना एक्चुअली ये जो मतलब है ना, ये केवल 2 ही प्रकार, ये केवल पार्टिसिपल का यूज करके बनाना है। तो ये पहले एक एक की खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करवा रहा है कि पहले पार्टिसिपल सीख लो। तो अब पार्टिसिपल में आपको तीनों पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट और इसके अलावा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का भी प्रयोग करना है। जैसे आप ये वाला सेंटेंस देखो, देखिए आप, ठीक है, क्या बोल रहा है, द थीफ हैड बीन इन प्रिजन बिफोर ही रिसीव्ड सीवियर सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब सीवियर सेंटेंसेस का मतलब कि उसे बहुत मतलब कठिन या बड़े बड़े जो है सेंटेंसेस का मतलब सजा दी गई थी, ये होता है। ठीक है, सेंटेंस सजा मिली। तो अब यहाँ पे द थीफ हैड बीन इन प्रिजन बिफोर, और थीफ जो है प्रिजन में पहले से था। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि थीफ जब अपने प्रिजन में ही था पहले से किसी चीज के लिए, और फिर उसी दौरान उसे और भी कठोर कठोर सजा मिली, सेंटेंस मिले, तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट तो आप देखो सेम ही है। तो जब सब्जेक्ट सेम होगा तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं होगा। एक बात अपने दिमाग में याद रखना कि जब सब्जेक्ट सेम होगा तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं होगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होने के लिए सब्जेक्ट सेम होना जरूरी है, अलग अलग होना जरूरी है। अब अगर सब्जेक्ट सेम है तो इसका मतलब यहाँ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करोगे, यहाँ परफेक्ट या फिर पास्ट। अब ध्यान दो, यानी जो है थीप चूंकि पहले से जेल में था और उसने सीवियर ये सेंटेंस रिसीव किए, तो बीच में गैप है, पता नहीं कितने दिन बाद किया, तो आप इसको बोलेंगे कि हैविंग बीन इन प्रिजन बिफोर, यानी जो हैड बीन है इसकी जगह पे क्या होगा, हैविंग बीन इन प्रिजन बिफोर कॉमा द थीप रिसीव्ड सीवियर सेंटेंस, ये हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये ऐसे बन जाएगा। फिर उसके बाद में एक और बता दे रहे हैं और फिर उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। He was willing to go any further. He returned home. He was unwilling. Unwilling का मतलब उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी और आगे जाने की। तो फिर क्या हुआ, he returned home, वो घर लौट गया। इसका मतलब क्या हुआ जी, अब यहाँ पे देखो एक ही आदमी है तो ये ही was हटा दो, अब सीधे बना दो unwilling to go any further और he returned home, बस हो गया। अगर यहाँ पे एक मुझे बात बताओ कि अगर ही की जगह पे यहाँ होता राम, ही की जगह राम होता, तो राम वाज अनविलिंग टू गो एनी फर्दर, ही रिटर्न होम, तो क्या बनता जी, एनीवन। काइंडली कंस्ट्रक्ट एंड लेट मी नो, एनीवन। बताइए जल्दी से, फास्ट। अगर ही की जगह राम रहता तो क्या करते आप? नहीं तो वही चीज, तो अब सिंपल सी मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है, हाँ अब सही है राजकुमार जी की, जो सेंटेंस आप बनाएंगे विलिंग टू गो एनी फर्दर ही रिटर्न होम। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। ठीक है, अब आपको